हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सबको? ओके। पढ़ के हो गया ना तुम्हारा? अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब फंडामेंटल किसको बोलना है? जो फाउंडेशन लेक्चर्स में थे उनको पता रहेगा ऑलरेडी, ये उसमें कवर हो गया है। फंडामेंटल का ही दूसरा मतलब होता है बेसिक। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट डेफिनेशन देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड on any other physical quantities for their measurements are known as फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ऐसे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, तुम लोगों को लेंथ मेजर करना है, तुम्हारे पास एक टेबल है और टेबल का लेंथ मेजर करना है तुम लोगों को, तो क्या करोगे? मेजरिंग टेप रहता है, उसका यूज करोगे और डायरेक्टली तुम लोगों को लेंथ मिल जाएगा ना, जो भी है वो। तो लेंथ मेजर करना था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके लेंथ मिल जाएगा। तो लेंथ क्या बन गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है मास, तीसरा एग्जांपल टाइम, फोर्थ एग्जांपल टेम्परेचर, फिफ्थ एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ एग्जांपल ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन शॉर्ट इंटेंसिटी, जो हम लोग घर में लाइट बल्ब ट्यूब यूज करते हैं उससे जो इंटेंसिटी निकलती है वो कंट्रोल करना। अपने मोबाइल की इंटेंसिटी या लैपटॉप की इंटेंसिटी भी हम लोग, ब्राइटनेस रहता है ना, वो भी कम ज्यादा कर सकते हैं ना। स्पेशली रात के टाइम अगर काम करना है तो ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा तो आंखों को प्रॉब्लम होता है, दिक्कत आती है। दैट इज इंटेंसिटी। और लास्ट वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा है। मोल कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, साइंटिस्ट का नाम था ना मोल, और एक एवोगाड्रो नाम का साइंटिस्ट था, एवोगाड्रो नंबर पढ़ा रहेगा। याद आ रहा है कुछ था ना ये? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का डेफिनेशन तो पता चल गया, जो मैंने मार्क किया है वो। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके एग्जाम्पल भी हो गए। अब तुरंत नीचे फंडामेंटल यूनिट्स। अब तुम लोग मुझे बताओ, यूनिट्स किसके लिए रहते हैं? क्वांटिटी के लिए। अब हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है वो देख लिया, तो फंडामेंटल यूनिट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे ना। फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे उसका नाम अपने आप फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगा। और इसका टेबल भी दिया है, तो पहले फंडामेंटल यूनिट्स ये पढ़ लो और उसके बाद अभी टेबल बनाना है तुम लोगों को। नोटबुक पेन सब लेके बैठे हो ना? ये टेबल कॉपी करना है अभी, टेबल 1.1। शुरू हो जाओ, कॉपी करने के बाद बताओ मुझे, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
और ये सिंबल जो दिख रहे हैं ना वो वैसे ही याद रखने हैं। 12th के एंडिंग तक यही फॉर्मेट यूज करना है। ओके, ये जो सिंबल्स है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पैच है ना पूरा, ऐसे के ऐसे याद रखो सब। आज का तुम्हारा होमवर्क है, ऐसे कंसिडर करो, ये सब याद होना चाहिए। बाय हार्ट दिस, क्योंकि ये अगर बाय हार्ट करोगे ना तो आगे का बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं। कैसे वो पता चल जाएगा, जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना मैं तुम लोगों को बताते जाऊंगा, रिविजिट करते जाएंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो धीरे धीरे पता चलते जाएगा। अब अगर फंडामेंटल आ गया है तो उसके आगे क्या आना चाहिए, डिराइव। फंडामेंटल मतलब बेसिक, जिनके लिए बाकी चीजों की जरूरत नहीं थी। अब ऑब्वियसली फंडामेंटल का यूज करके हम लोग बाकी की चीजें निकाल सकते हैं ना। तुम लोग मैथ्स या फिजिक्स में डेरिवेशन करते हो ना। डेरिवेशन मतलब क्या, गिवन में कुछ तो दिया जाता है, उसका यूज करते हो, अलग अलग प्रोसेसेस करते हो उसके ऊपर, और फाइनली रिजल्ट मिलता है। तो तुम लोग डिराइव करते हो मतलब बाहर निकालते हो। तो वैसे ही होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ अपने आप डिराइव्ड यूनिट्स भी हो जाएंगे। तो अपना नेक्स्ट पार्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। पढ़ लो, ये सिंपल है एकदम, यहां से लेके यहां तक शुरू हो जाओ। और इनके एग्जांपल्स देखें, स्पीड, मोमेंटम, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, ये जो है ये सारे डिपेंडेंट है। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि कैसे डिपेंडेंट है। चलो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बताओ, स्पीड पता है सबको? स्पीड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला स्पीड का क्या है? स्पीड का फॉर्मूला करेक्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट या एमकेएस यूनिट। डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे? हेलो, मीटर में, करेक्ट। और टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हो गया ना। स्पीड का ऐसा ऐसा यूनिट या एमकेएस यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया। तो स्पीड का मेजरमेंट करने के लिए मुझे किसकी किसकी जरूरत है? मीटर की, यानी डिस्टेंस की। और डिस्टेंस मतलब ही लेंथ है, ऐसा कंसिडर करो, सेम ही होता है सब।
लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, डेप्थ, विड्थ, थिकनेस, ये सारे के सारे लेंथ से ही बाहर निकलते हैं। अब तुम्हारे पास एक स्केल है, वो तुम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रखा है, इसलिए उसका लेंथ आएगा, लेकिन उसको खड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। मतलब क्या मिलेगा, हाइट। ऊपर से नीचे देखते हो तो क्या मिलेगा, उसका डेप्थ। है तो लेंथ ही ना, वो क्या चेंज नहीं होने वाला है। हॉरिजॉन्टल रखने के बाद अगर उसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो वर्टिकल करने के बाद भी वो 30 सेंटीमीटर ही रहेगा। ऊपर से नीचे गिनो या नीचे से ऊपर गिनो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो ये सारे क्वांटिटीज सेम ही है, सारे क्वांटिटीज लेंथ से ही जुड़े हुए हैं। थिकनेस, विड्थ, ब्रेड्थ, डेप्थ, हाइट, दे आर नथिंग बट लेंथ। ओके, स्क्रीन के ऊपर ये करना बंद करो। इन शॉर्ट हम लोगों को स्पीड में, अभी अभी बताया मैंने, स्क्रीन के ऊपर उंगली करना बंद करो। देखो मैं लेक्चर बीच में ना छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा लेक्चर, और एक की वजह से सबका नुकसान होगा। चेतन सर से पूछ सकते हो, मैं करता हूँ ऐसा। ठीक है, तो मैं जब बोल रहा हूँ स्क्रीन को हाथ मत लगाओ, मतलब हाथ मत लगाओ। फोन को चुपचाप पकड़ो, जब मैं पूछूंगा तो ही चैट बॉक्स में आके टाइप करना है, बाकी चुपचाप देखना है सब और सुनना है। स्क्रीन को हाथ मत लगाओ, फिर से बता रहा हूँ। अगर फिर से कुछ हो गया तो मैं लेक्चर बंद कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। नॉनसेंस नहीं चाहिए लेक्चर में मुझे। इन शॉर्ट, स्पीड को अगर मुझे मेजर करना है, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मुझे यूनिट यूज करना पड़ेगा। और स्पीड का यूनिट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीटर। मीटर मतलब लेंथ। वो टेबल देखो अभी अभी तुम लोगों ने जो बनाया, वो मीटर है ना लेंथ के सामने या नहीं, चेक करो जल्दी। और टाइम के सामने सेकंड है क्या नहीं, वो भी चेक करो। तो स्पीड ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड हुआ, टाइम के ऊपर भी डिपेंड हुआ। तो स्पीड को मैं फंडामेंटल नहीं बोल सकता ना, डिपेंडेंट है। तो फंडामेंटल नहीं, मतलब एक ही ऑप्शन बचा है, दिस इज डिराइव्ड। मतलब मैंने स्पीड को डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ लेंथ एंड टाइम। आई होप ये एग्जांपल क्लियर हो गया सबको। एक एग्जांपल काफी होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, उससे तुम लोग थॉट प्रोसेस चालू कर सकते हो। अब उन्होंने वहां पे दिया था मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है पता है, मास इंटू वेलोसिटी। उसका सिंबल रहता है पी। न्यूटन के सेकंड लॉ में आता है ये, डीपी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ इज इक्वल टू एम ए का जो डेरिवेशन है वो यहां से निकलता है, मोमेंटम जरूरी होता है उसमें। छोटा पी यूज करना है, बड़ा पी जो है वो पावर और प्रेशर के लिए यूज करते हैं, तो मोमेंटम के लिए एम नहीं, क्योंकि एम ऑलरेडी मीटर और मास के लिए भी यूज होता है। ये बहुत गड़बड़ है फिजिक्स के अंदर, इसलिए इसको अलग से सिंबल दिया है छोटा पी। छोटा पी यूज नहीं होता है, पावर और प्रेशर दोनों के लिए कैपिटल पी, बड़ा पी यूज होता है। तो अब P इज इक्वल टू एम वी हो गया। अब देखो, वेलोसिटी मतलब भी मीटर पर सेकंड में ही आएगी ना। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट गिनेंगे मीटर में, टाइम गिनेंगे सेकंड में। तो v ऑलरेडी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। मास फंडामेंटल है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये देखो मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का ही ऐसा यूनिट रहेगा, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम ही रहता है। तो अपने आप मोमेंटम क्या बन जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एक भी फॉर्मूला में एक भी अगर डिराइव्ड क्वांटिटी आती है, तो वो जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं या जिसका फॉर्मूला है, वो अपने आप डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगा। मोमेंटम के फॉर्मूला में मास इंटू वेलोसिटी, मास फंडामेंटल है लेकिन वेलोसिटी डिराइव्ड है, तो फंडामेंटल इंटू डिराइव्ड करोगे तो डिराइव्ड ही मिलेगा। क्लियर हो गया ये।
ये देखो यही सब डिस्कस किया है यहाँ पे। ऑलरेडी तुम लोगों को पता चल गया है कि स्पीड और वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सबको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज क्यों बोलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ये है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये मैं बता रहा हूं, जो भी पार्ट पढ़ना है वो। ये पहला वाला पार्ट और ये सेकंड। ऑलरेडी तुम लोगों को प्लेन एंगल पता है। हाँ, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पढ़ना है। प्लेन एंगल ऑलरेडी पता है, मैथ्स के लेक्चर में हो गया है ये। डिग्री या रेडियन रहता है ना, कन्वर्जन फैक्टर्स यूज करते हो। पाई बाय 180 है तो 180 बाय पाई आएगा, राइट। वही है, सब पढ़ लो। सिर्फ सिंबल थोड़े अलग हो सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो पूछो। नहीं, इनको फंडामेंटल यूनिट्स नहीं, इनको सेपरेट ही रखेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये नाम के अंडर ही इनको रखेंगे। और यहाँ पे डी, ये जो सिंबल है ना, वो छोटा पार्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टाइम है तो टाइम के लिए टी यूज कर रहा हूं मैं, तो उसके पहले डी लगाता हूं ना, तो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो डी टी हो जाएगा। वैसे मेरे पास एंगल है थीटा, उसमें अगर चेंज आ रहा है या वो कम हो रहा है, वो दिखाने के लिए ये ना मैथ्स में डेरिवेटिव नाम का एक पार्ट है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये जब तुम लोग पढ़ोगे ना तो इसका एग्जैक्ट मतलब समझेगा। फिलहाल सिर्फ ये याद रखो, क्वांटिटी के अंदर का बहुत ही छोटा चेंज दिखाने के लिए उसके पहले छोटा डी लगा देते। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बलून है तुम्हारे पास, या स्माइली का बॉल मिलता है ना वो स्पंज वाला, उसको तुम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हो ना, तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी ना, छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। हल्का सा उसको कॉम्प्रेस करोगे तो वॉल्यूम थोड़ा ही कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम में जो बदलाव आएगा, चेंज इन दी वॉल्यूम, उसको मैं डीवी से डिनोट करूंगा। ओके। और जैसे प्लेन एंगल होता है वैसे सॉलिड एंगल भी होता है। सॉलिड एंगल का मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। हाँ, ये 3D में सोचना पड़ेगा। जोकर की टोपी होती है ना, जोकर की टोपी। अरे बर्थडे में वो टोपी यूज करते हैं ना, वैसी वाली टोपी, कोनिकल शेप। वो इमेजिन करोगे तो तुम लोगों को सॉलिड एंगल पता चल जाएगा।
ये है 1D एंगल, यहां से यहां तक रहेगा रेडियस, बराबर ना। और ये रहता है लेंथ ऑफ आर्क। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, या फॉर्मूला देखा रहेगा। तो अगर मुझे थीटा के लिए फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। यही होगा ना। करेक्ट है ये। तो अब मुझे ना बहुत छोटा एंगल चाहिए। तो अगर मैं, मुझे बताओ ये जो एंगल है यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम सबको दिख रहा है ना। तो ये डायग्राम में जो एंगल है उसको मैं कम करते जाऊंगा, मतलब ये छोटा करते गए, ये एक दूसरे के, ये जो एंड्स है ना ये एक दूसरे के करीब लाते गए, तो अपने आप ये एस भी चेंज हो जाएगा ना, छोटा होते जाएगा ना। ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा तुम लोगों को। अगर मैं थीटा को छोटा करते जाऊंगा तो अपने आप उसके सामने जो एस है वो भी छोटा होते जाएगा। ये देखो, हाँ अब इसमें रेडियस चेंज होगी क्या, मुझे बताओ रेडियस चेंज होगी इसमें। मैं अगर इसको इसके करीब लेके जा रहा हूं तो रेडियस चेंज होगी क्या। रेडियस कैसे चेंज होगी, अरे रेडियस का सिंबल देखो कहां पे, कुछ भी बोल रहे हो क्या। मैं इसको इसके नजदीक लेके जा रहा हूं तो ये इसके ऊपर कुछ असर होगा क्या, ये साइड के ऊपर कुछ नहीं असर होगा। चेंज कौन होगा, सिर्फ एस चेंज होगा। तो अगर मैं थीटा के अंदर चेंज लाता हूं तो उसकी वजह से लेंथ ऑफ आर्क यानी एस के अंदर चेंज आ जाएगा। ऐसे ही था ना वो फॉर्मूला। डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन स्मॉल आर। अब हम लोग जाते हैं सॉलिड एंगल के ऊपर। अब तुम लोगों को ये 3D में इमेजिन करना है। तो ये जो यहाँ पे एंगल रहेगा ना अंदर, दिख रहा है यहाँ पे एंगल बनता हुआ, जैसे ये यहाँ पे थीटा है, 2D एंगल है, ये 3D में सोचो अंदर। इसको हम लोगों ने सिंबल दिया है, ये सिंबल तुम लोग ओहम के लिए यूज करते हो ना, रेजिस्टेंस। इसको बोला जाता है ओमेगा। ओमेगा ये ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा गामा ये ग्रीक लैटिन लेटर्स है ना, वैसे उसमें ओमेगा भी आता है। ओहम के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं रेजिस्टेंस दिखाने के लिए, तो इसको बोलेंगे ओमेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के टाइम ही उसको ओहम बोलना है। अभी फिलहाल इसका नाम है ओमेगा, इस सिंबल का, जो सॉलिड एंगल दिखाने के लिए यूज करते हैं। और इसका यूनिट रहेगा स्टेरेडियन। जैसे ये प्लेन एंगल रेडियन में रहता है या डिग्री में रहता है, वैसे सॉलिड एंगल रहेगा स्टेरेडियन में, मतलब रेडियन के स्पेलिंग के पहले लेफ्ट हैंड साइड में एस टी ई लगा दो, स्टे रेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है।
अब थीटा के सामने यहां पे लेंथ ऑफ आर्क था। लेंथ ऑफ आर्क 1D रहेगा, 2D रहेगा या 3D रहेगा? लेंथ ऑफ आर्क 1D रहेगा, 2D रहेगा या 3D रहेगा? कुछ भी। लेंथ ऑफ आर्क, नाम में लेंथ है ना। देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क, नाम में लेंथ है। अरे ये सर्कल का टुकड़ा है। पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा या केक खाते हो ना। पिज्जा को फ्लैट कर दो या सीडी डीवीडी रहता है ना, उसका एक सेक्शन लिया है तुम लोगों ने। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होना चाहिए? 1D। लेकिन अब ये जो एंगल है 3D वाला सॉलिड एंगल, इसके सामने कौन सा शेप दिख रहा है? ये कौन सा शेप है? करेक्ट, सर्कल है ना। तो याद ये रखना है, जब हम लोग प्लेन एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके सामने जो क्वांटिटीज होंगे ना, मतलब एस अपॉन आर या डी एस अपॉन आर, ये दोनों 1D होंगे। और जब हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे, तो उसके सामने जो क्वांटिटीज होंगे वो 2D हो जाएंगे। तो अब ये डीएस है ना, यहाँ पे आएगा डीए, क्योंकि सामने सर्कल है। सर्कल का एरिया डीए से डिनोट होगा और नीचे आर का स्क्वायर होगा। अब आर का स्क्वायर क्यों होगा? देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क मीटर में रहेगा, रेडियस भी मीटर में रहेगा, तो ऊपर नीचे दोनों मीटर मीटर है। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल में अगर ऊपर एरिया आ रहा है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, ये नहीं चलेगा। तो नीचे भी मीटर का स्क्वायर होने के लिए जो अपने पास रेडियस है उसका स्क्वायर कर देंगे। चलो चेक करते हैं यही फॉर्मूला है क्या। ये देखो, ठीक है। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है बाद में। ये क्लियर रहेगा तो बताओ, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। कौन सा वाला पार्ट? प्रिया, कौन सा वाला पार्ट? ओके, ये देखो, ये फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम था। ये फॉर्मूला समझा था प्रिया? ओके, तो यहां पे लेंथ ऑफ आर्क है ना, क्योंकि ये यहाँ पे लेंथ है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे तो सर्कल है और हम लोग सॉलिड या 3D एंगल के बारे में सोच रहे हैं। तो लेंथ कन्वर्ट हो जाएगा एरिया में, एक स्टेप ऊपर जाने का। इसलिए न्यूमरेटर में डीए आ गया, स्मॉल एरिया। अब एरिया मीटर स्क्वायर में रहता है, या जो भी रहेगा यूनिट उसका स्क्वायर रहेगा। सेंटीमीटर में गिनो तो सीएम स्क्वायर, मिलीमीटर में गिनते हो तो एमएम स्क्वायर, सेंटीमीटर में मिलीमीटर, जो चाहिए वो यूनिट यूज करो, लेकिन रहेगा तो स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। तो अगर एरिया
मीटर स्क्वायर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर पे भी मीटर स्क्वायर चाहिए, इसलिए नीचे आर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ, तो यहाँ पे एरिया। अब मैं जो मार्किंग कर रहा हूं वो पढ़ना है तुम लोगों को। यहां तक, और ये दोनों एग्जाम्पल, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना वही है। सिर्फ मैंने कोन का एग्जाम्पल लिया, इन्होंने स्फीयर का एग्जाम्पल लिया है प्लेन एंगल या 3D एंगल के लिए। प्लेन एंगल मतलब 2D हो जाएगा, सॉलिड एंगल यानी 3D हो जाएगा। ज्योमेट्री में तुम लोगों को चैप्टर था ना 9th या 10th में, मेंसुरेशन, मेजरमेंट से रिलेटेड अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स रहेंगे, उनका पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। तो उसमें तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है ना। वही यूज हुआ है, देखो यहाँ पे। जिसने वो चैप्टर ऑप्शन में डाला रहेगा उसको समझेगा ही नहीं 4πr² कहाँ से लाया, कहाँ से पैदा किया 4πr² को। तो डायग्राम भी समझ में आए। ओके, अब इन्होंने ना अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूले देखे उसका यूज करके, या उसका यूज करने के लिए एक एग्जांपल दिया है, सॉल्व एग्जांपल है ये। जस्ट तुम लोग रीड करो, यहां से लेके यहां तक एग्जांपल है, उसमें गिवन वगैरह क्या है वो देखो, और उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ो ये एग्जांपल, देखो कुछ समझ में आता है क्या उसका। मून का डायमीटर दिया हुआ है 3474 किलोमीटर, फाइन। और उसका अर्थ से डिस्टेंस दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, तो अपने पास दो चीजें आ गई, मून का डायमीटर आ गया
और अर्थ मून डिस्टेंस आ गया। फाइंड आउट क्या करना है? What is this solid angle subtended by the moon at any point on the earth? मतलब कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा ना, ये देखो अभी अभी जो डिस्कस किया। मतलब कंसिडर करो ये मून का एक पोर्शन है या रीजन है, एंड टू एंड डायमीटर, और ये ओ पॉइंट मतलब हम लोग है ऑब्जर्वर, अर्थ के ऊपर खड़े और मून को देख रहे। तो अपने पास फॉर्मूला है, ये देखो सब्स्टिट्यूशन किया है। ऊपर क्या रहता है न्यूमरेटर में? एरिया। अब किसका एरिया? मून का जो डिस्क रहेगा। और एक बात सुनो, मून दिखने में डिस्क के जैसा लगेगा, सर्कल के जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कौन है वो? स्फीयर। बराबर। हम लोग उसको सामने से देख रहे हैं इसलिए वो हम लोगों को फ्लैट दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में प्लैनेट्स और स्टार्स जो भी है वो सारे स्फेरिकल शेप के। एग्जैक्ट स्फीयर है क्या है या नहीं वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन स्फीयर है ये इतना कंफर्म है। तो हम लोगों को दिख रहा है कौन सा पार्ट विजिबल रहेगा? डिस्क जैसा। तो हम लोग एरिया किसका यूज करेंगे? एरिया ऑफ डिस्क। किसका? मून का डिस्क। तो न्यूमरेटर पढ़ो क्या है? और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिस्टेंस, मून अर्थ डिस्टेंस। कहां से देख रहे हैं हम लोग? अर्थ से। किसको देख रहे हैं? मून को। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मैटर करेगा ना। डिस्टेंस चेंज होगा तो एंगल भी चेंज होगा। जितना नजदीक जाएंगे एंगल बढ़ते जाएगा, दूर जाएंगे तो एंगल छोटा होते जाएगा। मुझे पता हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फास्ट हो रहा है तो भी बताओ, मेरे बोलने का स्पीड इतना ही है। ओके। तो अब फॉर्मूला तो हो गया, पाई आर स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में, ओके, न्यूमरेटर में जो आर स्क्वायर में बोल रहा हूं वो मून का रेडियस जो दिया हुआ है। अब तुम लोग बोलोगे नहीं दिया है, अरे डायमीटर तो दिया है ना, डायमीटर का आधा करो रेडियस मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो आर स्क्वायर है वो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। किसके डिस्टेंस का स्क्वायर? अर्थ मून डिस्टेंस का स्क्वायर। नंबर्स देखोगे तो पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो अपना जो आंसर आएगा वो उन्होंने सॉलिड एंगल निकालने के लिए बोला था ना, मतलब स्टेरेडियन में आना चाहिए ना आंसर। प्लेन एंगल रहेगा तो रेडियन, सॉलिड एंगल रहेगा तो स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन का सिंबल रहेगा एस आर। जैसे रेडियन के लिए आर ए डी लिखते हैं ना हम लोग, रैड, वैसे ही। हो गया क्या? यहां तक पहुंच गए? यहां तक आ गए? अब ये वाला जो टेबल है ना, ये एक्चुअल में कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है। ये वाला जो दिख रहा है ना, डू यू नो वाला बॉक्स, और ये मैथ्स में ऑलरेडी हो गया है तुम्हारा। रेडियन टू डिग्री जाना है तो 180 बाय पाई करना पड़ेगा। तो 1 रेडियन यानी कितना डिग्री होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, 57.297।
डिग्री, ये 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी। और सिमिलरली 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं ये निकालने जाओगे तो आंसर बहुत छोटा आएगा, पाई अपॉन 180 करना पड़ेगा ना। पाई मतलब 3.14 और डिनोमिनेटर देखो कितना बड़ा है 180। तो जब रेशियो में डिनोमिनेटर बहुत बड़ा रहता है तो आंसर छोटा हो जाएगा, 0.00 आएगा। और वही उन्होंने पावर में कन्वर्ट करके लिखा है 1.745 इंटू 10⁻²। ठीक है, इन शॉर्ट 0.01745 ये वैल्यू है उसका। और डिग्री के टुकड़े करोगे तो मिनट्स मिलते हैं, और मिनट के टुकड़े करोगे तो सेकंड्स मिलते हैं। एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, टाइम का भी वैसे ही है। आवर के टुकड़े करोगे तो मिनट्स मिलेंगे, मिनट्स के टुकड़े करते हो तो सेकंड मिलेंगे, दोनों सेम ही है। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स। अब इन्होंने जो रिलेशन दिया है वो मिनट और रेडियन का दिया है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर इतने रेडियन। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, ये अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो 1 सेकंड यानी कितना रेडियन हो जाएगा वो भी दिया है। अरे कुछ नहीं, डिवाइड करते गए, दैट्स इट। ये समझा सबको? ये जो नंबर मिला ना हम लोगों को यहाँ पे, इसको तुम लोग अगर 60 से डिवाइड करते हो ना दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिग्री है, उसको 60 से डिवाइड करो, मतलब 1 मिनट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अगर 60 से डिवाइड किया है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस नंबर को 60 से डिवाइड करते हो तो तुम लोगों को ये नंबर मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1 मिनट और राइट हैंड साइड में आ गया 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर से अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 मिनट अपॉन 60 बिकम्स 1 सेकंड। 60 टुकड़े है, उसमें से एक टुकड़ा तुम लोग सिलेक्ट कर रहे हो, बराबर ना। तो 1 मिनट अपॉन 60 बिकम्स 1 सेकंड। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 60 से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड में भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये जो है ना 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको 60 से डिवाइड करके देखो। मैं सब कैलकुलेटर में करके देख रहा हूं, सेम नंबर्स मिल रहे हैं। ये मिलेगा। तो कन्वर्जन फैक्टर क्लियर हो गया। ये तुम लोगों को कॉपी करना है बाद में, क्योंकि डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री वगैरह सब पता है, लेकिन मिनट टू रेडियन एंड सेकंड टू रेडियन कन्वर्जन यहाँ पे पहली बार देख रहे हो मेरे हिसाब से। ये तो ये आगे लग सकता है, इसलिए ये बाद में कॉपी करो, एज इट इज कॉपी करो बाद में, ठीक है। अब है कुछ रूल्स, कन्वेंशंस।